मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन एपीएसटी। अपनी प्रीवियस क्लास जो थी वो थी बिजनेस एंड प्रोफेशन, यानी कि पेशे एवं व्यापार और पेशे कर योग्य आय। उसमें चार अध्याय में करा चुका हूँ, मतलब 4 पार्ट करा चुका हूँ और 5वें पार्ट में अपनी समरी की बात चल रही थी। समरी में मैं आपको व्यवसाय, व्यापार और पेशे के व्यवसाय की कर योग्य आय, महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं और स्वीकृत व्यय के बारे में बात मैं कर चुका था। अब मैं बात करूंगा स्पष्टतया अस्वीकृत व्यय। भारत के बाहर यदि आप कोई भी भुगतान करें तो उस पर अगर आप टीडीएस कार्ड का भुगतान नहीं करते हैं तो वह खर्चा अस्वीकृत व्यय की श्रेणी में आता है। व्यापार व पेशे के लाभों के कर यानी आयकर का भुगतान, संपदा कर, भारत के बाहर अथवा भारत में ही अनिवासी को किया गया भुगतान यदि टीडीएस कार्ड का नहीं किया जाता है तो वह अस्वीकृत व्यय होता है। कर्मचारी को किसी फंड से भुगतान, उद्गम स्थान पर कर न काटने पर। इसके अलावा कर्मचारी के अनुलाभों पर नियोक्ता द्वारा कर का भुगतान, ये सभी अस्वीकृत व्यय की श्रेणी में आते हैं। साझेदारों को ब्याज वेतन का भुगतान, जो कि उल्लिखित सीमा 40B के अंतर्गत आती है, उससे अधिक का भुगतान भी अस्वीकृत व्यय की श्रेणी में आता है। इसके अतिरिक्त यदि आपके व्यवसाय में आपका कोई रिश्तेदार कार्य करता है और वह रिश्तेदार को यदि आप सामान्य से अधिक भुगतान करते हैं तो सामान्य से अधिक भुगतान भी अस्वीकृत व्यय होगा। 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान, यदि आप 10,000 रुपए से अधिक का भुगतान यदि आप 10,000 से अधिक का भुगतान नगद में करते हैं तो वह अस्वीकृत व्यय होगा। 10,000 से अधिक के भुगतान के लिए आवश्यक है कि यह भुगतान बैंक ड्राफ्ट या चेक के माध्यम से किया जावे। इसके अलावा कर्मचारियों की ग्रेजुटी भुगतान के लिए बनाए गए कोष या प्रोविजंस भी अस्वीकृत व्यय होते हैं। वास्तविक भुगतान करने पे ही कटौती, जैसे कर है, चुंगी है, फीस है, नियोक्ता का किसी फंड में अंशदान है, कर्मचारी को देय बोनस है, कमीशन है, सार्वजनिक वित्तीय संस्था को देय ब्याज है, अनुसूचित बैंक अथवा प्राथमिक कृषि साख के अलावा अन्य कोई भी सहकारी बैंक अथवा प्राथमिक सहकारी कृषि अथवा ग्रामीण बैंक को अवधि पर देय ब्याज है, कर्मचारी की जमा छुट्टियों के बदले नियोक्ता के रूप में देय कोई राशि है, ये सभी अस्वीकृत व्यय हैं। इसके अलावा साइंटिफिक अनुसंधान के लिए यदि आप क्षमता से अधिक भुगतान करते हैं, लिमिट से अधिक भुगतान करेंगे तो ऐसे सभी भुगतान भी अस्वीकृत व्यय होते हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्रयोग की गई पूंजी, संपत्ति का विक्रय, कर योग्य राशि की गणना करने के लिए विक्रय मूल्य में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए मिली छूट को जोड़ा जाता है। इस शीर्षक बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत जैसे कृषि आय है, कर मुक्त होगी। इसके अलावा किसी भी व्यवसाय को यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार से कोई पुरस्कार मिलता है, केंद्र सरकार से अनुमोदन पर कोई भुगतान प्राप्त होता है, खादी अथवा ग्रामीण उद्योगों के उत्पादन अथवा विपणन से किसी संस्था को कोई आय प्राप्त होती है, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में स्थापित कोई उद्योग हो और निर्यात के लिए यदि माल बनाने वाले नए स्थापित उद्योगों के लाभों का कर मुक्त होना, ये सभी कर मुक्त आय है बिजनेस प्रोफेशन की। बिजनेस प्रोफेशन में थियोरेटिकल यदि प्रश्न आता है तो उसमें वो आपसे स्वीकृत व्यय की लिस्ट पूछ सकता है, अस्वीकृत व्यय की लिस्ट पूछ सकता है और कुछ टिप्पणी वाले प्रश्न भी इसके अंतर्गत आ सकते हैं। अगला हमारा चैप्टर है कैपिटल गेन, पूंजी लाभ। पूंजी लाभ से आशय, यदि कोई व्यक्ति अपनी स्थायी संपत्ति को बेचकर आय कमाता है तो उस आय को पूंजी लाभ कहते हैं। या स्थायी संपत्ति में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन ही नहीं है, बल्कि स्थायी संपत्ति में आपका विनियोग यानी कि जो इन्वेस्टमेंट है
शेयर्स में, बॉन्ड्स में, सिक्योरिटीज़ में, डिबेंचर में, उसे भी यहाँ सम्मिलित किया जाता है। तो सीधा सा अर्थ है, यदि कोई व्यक्ति या संस्था अपनी संपत्तियों को बेचकर उस संपत्ति के वर्तमान मूल्य से जितना अधिक लाभ के रूप में धनराशि प्राप्त करती है, उस अतिरिक्त धनराशि को पूंजी लाभ कहा जाता है। अगला बिंदु आता है पूंजी संपत्ति से आशय। निम्न को छोड़कर कोई भी संपत्ति जो करदाता की है, चाहे व्यापार में आती हो नहीं आती हो, पूंजी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। जैसे निम्नलिखित को छोड़कर पूंजी संपत्ति नहीं है। मैं आपको 6 बिंदु बताऊंगा। ये 6 बिंदु पूंजी संपत्ति का पार्ट नहीं है। इनके हस्तांतरण से या इनके बेचने से जो भी पूंजी लाभ होगा वह पूंजी लाभ यानी कि कैपिटल गेन के रूप में कर योग्य नहीं होगा। जैसे पहला, व्यापार से संबंधित व्यापारिक रहतिया अर्थात कच्चा माल। आपकी गांव में जमीन है और आपने उस जमीन पर प्लॉटिंग कर ली, मतलब आपने कोई स्कीम काट दी। अब आपने अगर उस पर कोई प्लॉटिंग कर दी है, उस पर कोई प्लॉटिंग कर दी, प्लॉटिंग का मतलब होता है कि आपकी गांव में जमीन है और उस जमीन पर आपने प्लॉट काट दिए, जमीनें काट दी, आप एक कॉलोनी बसाना चाहते हैं उस पर, तो वह जो जमीन है वो आपके लिए क्या माल है, गुड्स है। आप प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी डीलिंग होने के बावजूद भी वह जमीन जो होगी वह आपके लिए माल है, गुड्स है। ऐसे प्लॉट बेचना यानी कि उस माल को बेचने से जो भी आय होगी वो कैपिटल गेन है, उस पर जो भी इनकम होगी वो पूंजी लाभ माना जाएगा, लेकिन वो पूंजी संपत्ति नहीं है आपकी। मैं थोड़ा सा सुधार करूंगा अपनी भाषा में कि आपके पास जमीन है, आपने जमीन को बेचा, जमीन से जो भी आय हुई वो पूंजी लाभ है। आपने जमीन को माल में परिवर्तित किया और माल में परिवर्तित करने के पश्चात आपने उसे बेचा, तो वह पूंजी लाभ नहीं है, वो व्यापार का लाभ है। यानी कि प्रॉपर्टी डीलर वाला या प्रॉपर्टी डीलिंग वाला यदि किसी जमीन में प्लॉट काट कर बेचता है तो वह बिजनेस प्रोफेशन के रूप में कर योग्य होगी, उसकी आय पूंजी संपत्ति के रूप में वह कर नहीं देगा। तो व्यापार का स्टॉक बेचने पर पूंजी लाभ नहीं होगा। व्यक्तिगत प्रयोग के लिए चल संपत्ति, फर्नीचर, कार आदि को शामिल करते हुए, परंतु जेवर, ड्राइंग, पेंटिंग, मूर्तियां आदि चल संपत्तियों को छोड़कर। हमारे घर में सोना हो सकता है, चांदी हो सकता है, डायमंड कीमती पत्थर हो सकते हैं। यदि जेवर है, कोई विशेष कोई पुरानी पेंटिंग है, स्कल्पचर्स यानी कि मूर्तियां हैं, पुरानी मूर्तियां, वैल्यूबल मूर्तियां, इसके अलावा कीमती पत्थर, कोई डायमंड हो सकता है, पन्ना हो सकता है। यदि आप इन कंटेंट्स को बेचते हैं और जो भी लाभ होगा वो पूंजी लाभ होगा। इसके अतिरिक्त जैसे आपने अपना कोई पुराना फर्नीचर बेचा हो, आपने कूलर बेचा हो, फ्रिज बेचा हो, इसके अलावा मतलब जो मैंने चीज़ें आपको बताई, सोना, चांदी, प्लेटिनम, मूल्यवान पत्थर जैसे डायमंड, पन्ना, हीरा, मोती और मूर्तियाँ, पुरानी मूर्तियाँ, पेंटिंग्स, इन चीज़ों को छोड़कर यदि अन्य घरेलू उपयोग की संपत्तियाँ आप बेचेंगे तो वह पूंजी लाभ की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि अन्य कंटेंट्स को आप पूंजी संपत्ति नहीं मानते हैं। 10,000 से कम आबादी के स्थानों पर कृषि भूमि, ऐसा क्षेत्र जहाँ की आबादी 10,000 से कम है, यानी कि ग्रामीण क्षेत्र। और ग्रामीण क्षेत्र में जो भूमि होगी उस पर कृषि होगी।
तो ऐसी जमीन कृषि भूमि मानी जाती है क्योंकि वो कृषि कार्य के लिए उपयोग हो रही है। 10,000 से कम आबादी वाले क्षेत्र में स्थित भूमि कृषि भूमि होगी और 10,000 से अधिक आबादी वाले क्षेत्र में यदि सरकार ने उसे शहरी क्षेत्र अर्बन एरिया घोषित कर दिया है और वहाँ यदि आप एग्रीकल्चर का काम करेंगे शहरी क्षेत्र में, तो फिर वो उसकी आय कर योग्य हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र की जो भूमि है वो कर मुक्त है। केंद्र सरकार द्वारा निर्गमित 6.5% स्वर्ण बॉन्ड 1977 में जो इशू हुए थे, 7% स्वर्ण बॉन्ड जो 1980 में इशू हुए तथा राष्ट्रीय सुरक्षा बॉन्ड जो कि 1980 में इशू हुए, ये सभी यदि आपने इन बॉन्ड्स में विनियोग किया है तो वह विनियोग कर मुक्त होगा। केंद्र सरकार द्वारा निर्गमित विशेष धारक बॉन्ड्स 1991 में यदि आपने विनियोग किया है तो कर मुक्त है। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित स्वर्ण जमा बॉन्ड्स भी कर मुक्त हैं। हस्तांतरण हस्तांतरण के अंतर्गत बिक्री, विनिमय, शून्य कूपन बॉन्ड के शोधन आदि को सम्मिलित करते हैं, परंतु इसमें भेंट, अखंडनीय ट्रस्ट, कर्मचारी विकल्प योजना मिले अंश एवं ऋणपत्रों को छोड़कर एवं वसीयत के अंतर्गत अथवा हिंदू अविभाजित परिवार के विभाजन पर होने वाले हस्तांतरण आदि इसमें सम्मिलित नहीं होंगे। या हस्तांतरण का सीधा सा अर्थ जो लेंगे वो लेंगे कि यदि पूंजी संपत्ति को आप बेचें और पूंजी संपत्ति को बेचने से यदि आपको कोई आय प्राप्त होती है तो वह आय कर योग्य होगी। बेचने का अर्थ क्या है? आपने अपनी संपत्ति किसी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी, हस्तांतरित कर दी, और इस हस्तांतरण जो करी वो हस्तांतरण करी आपने प्रतिफल स्वरूप। आपने अपनी संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को ट्रांसफर कर दी, हस्तांतरित कर दी और बदले में आपने कुछ धनराशि उससे प्राप्त करी या जो भी उसका मूल्य था वो आपने धनराशि प्राप्त करी। तो आपने जब धनराशि प्राप्त कर ली या धनराशि के स्थान पर यदि आपने कोई मूल्यवान वस्तु उससे ले ली, अदला बदली भी कर ली, तो आपकी संपत्ति का विक्रय माना जाएगा और आप जो भी लाभ कमाएंगे वह लाभ कैपिटल गेन यानी कि पूंजी लाभ के रूप में कर योग्य हो जाएगा। यदि आपने अपनी संपत्ति अपनी पत्नी को, बच्चे को या किसी रिश्तेदार को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को बिना प्रतिफल के ट्रांसफर करी तो संपत्ति तो उस व्यक्ति की हो जाएगी, ट्रांसफर भी हो जाएगी, लेकिन उसमें कैपिटल गेन की गणना नहीं हो सकती, उसे ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। कैपिटल गेन के लिए यह आवश्यक है कि संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए और वो भी प्रतिफल स्वरूप। प्रतिफल में नगद भी हो सकता है, तो नगद के अलावा अन्य संपत्तियां भी इसमें सम्मिलित की जाती हैं। अगर हम कैपिटल गेन की बात करते हैं तो कैपिटल गेन में 2-3 बातें और आती हैं। जैसे कैपिटल गेन में आएगा मतलब कैपिटल गेन के हम प्रकारों की बात करें तो कैपिटल गेन 2 प्रकार का होता है। जैसे अल्पकालीन पूंजीगत लाभ और दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ। अल्पकालीन पूंजीगत लाभ का अर्थ होता है कि यदि कोई भी संपत्ति आपने 12 माह से कम अवधि के लिए रखकर अगर आपने बेची है तो उस पर अल्पकालीन पूंजीगत लाभ होगा। अल्पकालीन पूंजीगत लाभों में भी संपत्तियों का 2 भागों में बंटवारा किया गया है। पहला आता है शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर या सिक्योरिटीज। यदि आपके पास शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं, डिबेंचर्स हैं, सिक्योरिटीज हैं और 12 माह पूर्ण होने से पहले पहले यदि आपने अपनी संपत्ति को बेच दिया है तो आपको अल्पकालीन पूंजीगत लाभ होगा। अन्य संपत्तियां अर्थात शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज को छोड़कर अन्य संपत्ति को यदि आप बेचेंगे 36 माह से पहले, आपने संपत्ति खरीदी और 36 महीने पूरे नहीं हुए
और उससे पहले अगर आपने उसे बेच दी तो उस पर अल्पकालीन पूंजीगत लाभ होता है। धन्यवाद।